हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अब क्लास 7 सिविक्स के चैप्टर 2 रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ में आपका स्वागत है। ये चैप्टर ये बताने की कोशिश करेगा कि हेल्थ क्या है। सेकंड थिंग, सरकारों का इस लोगों के पब्लिक के हेल्थ को मैनेज करने में सरकारों का क्या रोल रहा है। अब चैप्टर की स्टार्टिंग जो है वो एक कोलाज से होती है जिसमें हमको बहुत सारी चीज़ें दिख रही है। यहाँ पर एक लेडी है जो कि सब्ज़ी बेच रही है, यहाँ पर एक कम्युनिटी है जो कि पानी की क्राइसिस के लिए परेशान है, यहाँ एक हॉस्पिटल दिख रहा है, यहाँ दो लोग झगड़ा कर रहे हैं, यहाँ एक लेडी है जो कि अपने बच्चे को लिए हुए है। नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पर जो है एक डॉक्टर है जो एक बच्चे का ट्रीटमेंट कर रहा है। ये जो है एक एंशियंट सर्जन थे, आज से 2000 साल पहले सुश्रुत जो है ये उनकी पिक्चर है। यहाँ पर एक पुरानी बूढ़ी औरत है जो कि गांव में चूल्हे पे खाना बना रही है। यहाँ कुछ लोग किराने की दुकान पे हैं। यहाँ पॉल्यूशन दिख रहा है। यहाँ एक लड़की और एक लड़का खेल रहे हैं। आप देखोगे ये सारे पिक्चर किसी ना किसी रूप से हमारे हेल्थ से जुड़े हैं। जैसे आप ये एक पिक्चर देखोगे जहाँ पर दो लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं, तो ये चीज़ ये दिखाती है कि अगर हम गुस्सा करेंगे तो हमारा तो स्वास्थ्य खराब होगा। ठीक है। सिमिलरली अगर हम यहाँ देखते हैं कि एक लेडी जो सब्ज़ी बेच रही है, तो जो हमारा अच्छा खाना बहुत ज़रूरी है हमारे हेल्थ के लिए। इसी तरह से नीचे जो है आपको हॉस्पिटल्स के पिक्चर दिख रहे हैं, तो ऑब्वियसली जब हॉस्पिटल है तो हेल्थ से जुड़ा ही हुआ है। यहाँ हमारा खाना दिखाता है कि से हमारा स्वास्थ्य हमारे खाने सबसे ज़्यादा कनेक्ट होता है। ये पिक्चर हमारे पॉल्यूशन को दिखा रहा है कि पुराना जो चूल्हे पे खाना बनता था उसमें धुआं होता था। अगेन गाड़ियों का पॉल्यूशन है, तो उससे जो हमारा हेल्थ ख़राब होता है। ठीक। और यहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे हैं जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हेल्थ एक बहुत ही ब्रॉडर चीज़ है जो कि हमारे लाइफ के अलग अलग पहलुओं को टच करता है। तो आइए इस चैप्टर को देखने की कोशिश करते हैं कि रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ, सरकारों का हेल्थ में क्या रोल है। सीधी सी बात है, अगर हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा तो हम सारा काम अच्छे से कर पाएंगे। बट इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले पहला सवाल आता है कि हेल्थ है क्या। वैसे तो सरकार के पास बहुत सारे काम हैं। जब वेलफेयर की बात करती है तो सरकार का काम है पब्लिक वेलफेयर, जनता की भलाई। तो क्या कुछ आता है, एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, डेवलपमेंट ऑफ रोड, इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक जो है पहलू को रखा गया है, हेल्थ, जो कि इन सब में शायद सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। यहाँ पर कुछ और पिक्चर्स हैं, वो भी इन्हीं चीज़ों से जुड़े हैं, उस पर नहीं जाते। पहला सवाल आता है ये हेल्थ है क्या चीज़। आप सबसे सिंपल वे में कहें, जो कि पुरानी जो डेफिनेशन थी कि हेल्थ मीन्स एबिलिटी टू रिमेन फ्री फ्रॉम इलनेस एंड इंजरी, कि ये सबसे पुरानी डेफिनेशन। आज के दौर में जो है इसको पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया जाता। हेल्थ का मतलब है कि हम हर तरह की बीमारी से और इंजरी, चोट से बचे रहें। पुराने दौर में माना जाता था कि अगर कोई आदमी को कोई चोट नहीं लगी है और उसको कोई बीमारी नहीं है, इट मीन्स ही इज़ ए हेल्दी। ठीक है। लेकिन आज के दौर में जो हेल्थ की डेफिनेशन है वो सिर्फ बीमारियों तक नहीं टिकी है। आज के दौर में हेल्थ कहीं ज़्यादा आगे बढ़ गई है। ठीक है। आप कई बार क्या होता है कि हम कई दूसरी चीज़ों को इग्नोर कर जाते हैं कि मान लीजिए आपको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन दिन भर आप परेशान से रहते हो, आलस सा लगता है, आपको सफिशिएंट खाना नहीं मिल रहा। ठीक है। आप जो हमेशा परेशान से रहते हो, तो ये भी अपने आप में जो है एक अनहेल्दी होने की जो है निशानी है। अगेन एक सोसाइटी है जहाँ पर जो है सफिशिएंट पानी नहीं मिल रहा, साफ़ सुथरा पानी नहीं मिल रहा, या चारों ओर जो है पॉल्यूशन है। ठीक है। तो आज की डेट में तो आप बीमार नहीं हो, लेकिन अगेन आप अनहेल्दी हो। क्यों? क्योंकि इन फ्यूचर आप बहुत जल्द बीमार पड़ने वाले हो। तो या फिर आपको सफिशिएंट खाना नहीं मिल रहा, आपके साथ अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं हो रहा। तो ये सारी चीज़ें जो है हेल्थ से कनेक्टेड होती है। तो आज के डेट में हम जो है हेल्थ को कैसे डिफ़ाइन करें, यहाँ पर वही बातें आगे भी है कि अगर जो है आप बहुत डल हैं, इनएक्टिव हैं, एनेक्सिस हैं, आप हमेशा परेशान रहते हैं, हमेशा जो है आपका दिमागी तौर पे चिंतित रहते हैं, तो ये भी जो है ये बताता है कि आप हेल्दी नहीं हैं। तो आज की डेट में हम हेल्थ को कैसे डिफ़ाइन करें, आइए देखने की कोशिश करते हैं। एक छोटी सी जो परिभाषा है, तो हेल्थ क्या है। तो पहली चीज़, इट इज़ रिमेनिंग फ्री फ्रॉम इलनेस एंड इंजरी। जो सबसे पुरानी डेफिनेशन है वो तो है ही कि आपको कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए और कहीं चोट नहीं लगनी चाहिए। सेकेंड थिंग, एबिलिटी टू वर्क विथ फुल एफिशिएंसी, कि आपको जो है आपके अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए कि आप जो है सबसे अच्छे तरीके से काम कर पाएँ, जो आपकी कैपेसिटी है। कई बार होता क्या है कि जो है साहब कोई बीमारी तो नहीं है, लेकिन साहब काम करने का मन नहीं कर रहा, तो अगेन आपके अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, कि आप काम कर पाएँ।
ऐसा ना हो कि हमारी कैपेसिटी है लेकिन हम काम कर नहीं पा रहे, मीन्स हमको कुछ अजीब सा फीलिंग आ रही है। ठीक, आप फील फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल स्टेबल, कि आप जो है फिजिकली स्टेबल हो, शरीर में कोई दिक्कत ना हो, मेंटली स्टेबल हो कि दिमाग पे कोई स्ट्रेस ना हो, और इमोशनली आपके दिमाग पे कोई जो है प्रेशर ना हो। ऐसा ना हो कि आपके घर के आसपास डेथ होकर रखी है या फिर घर में कोई बीमार है तो भी ये जो है आप ठीक तरीके से काम नहीं कर पाते। सीधी सी बात है, आपके घर में अगर 2 लोग बीमार पड़े हों और आपसे कहा जाए आप एक काम करो, तो आप हमेशा उन्हीं के चक्कर में आप परेशान रहोगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको फिजिकल, मेंटल और इमोशनली स्टेबल रहना पड़ेगा और हैप्पी होना होगा। ठीक है, खुश रहेंगे तो सारा काम अच्छे से करेंगे। तो इस तरह से जो हेल्थ की डेफिनेशन थी वो काफ़ी ब्रॉड हो जाती है। ठीक है, उसमें जो है बीमारी का नहीं होना, अपनी कैपेसिटी से काम करना, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल वेलबीइंग होना और हैप्पी होना जो है इम्पॉर्टेंट है। तो हेल्थ की डेफिनेशन अब जो है काफ़ी ब्रॉड हो चुकी है। ठीक है, हाँ, आइए आगे देखते हैं और क्या चीज़ है। यहाँ पर जो है एक कंपैरेटिव स्टडी दिया हुआ है इंडिया की हेल्थ कंडीशन को लेकर के। आइए देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। साइज बड़ी छोटी छोटी दिख रही है, अगर पिक्चर क्लियर ना हो तो वीडियो के टॉप पर जो है साइड में जो 3 डॉट्स दिखते हैं उस पर क्लिक करके वीडियो की क्वालिटी 240 एंड अबव कर लीजिएगा, तो ये पिक्चर ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, तो पहली चीज़ ये कहता है कि इंडिया जो है इंडिया में सबसे ज़्यादा जो है मेडिकल कॉलेजेस हैं। ठीक है, और जो है इंडिया जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा डॉक्टर प्रोड्यूस कर रहा है, लगभग 15,000 डॉक्टर्स एवरी ईयर। याद रखिए, ये जो बुक छपी थी पहली बार पब्लिश हुई थी 2004-05 के आसपास, तो ये तब के डाटा है। अभी तक तो और ज़्यादा 20,000 से लेकर 25,000 पर ईयर जो है डॉक्टर निकल रहे होंगे। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है मेडिकल कॉलेज हमारे हैं और सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स हमारे हैं। बट उसी के पैरेलल इन्फॉर्मेशन आती है कि मोस्ट ऑफ डॉक्टर जो है वो अर्बन एरिया में सेटल हैं। ठीक है, जबकि इंडिया की जो 60 to 70% पॉपुलेशन कहाँ है, वो रूरल एरिया में, डॉक्टर्स कहाँ हैं, अर्बन एरिया में। जो गांव के लोग हैं उनको बहुत दूर दूर के इलाके, डॉक्टर के पास जाने के लिए बहुत दूर दराज तक के एरिया तक चलना होता है। जो पॉपुलेशन है उस रेशियो में डॉक्टर्स की संख्या बहुत कम है। एक और सबसे ज़्यादा डॉक्टर हैं, दूसरा पॉपुलेशन के रेशियो में डॉक्टर बहुत कम है। यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन है, ये क्या कहती है कि हेल्थ फैसिलिटी जो है इंडिया में बहुत तेज़ी से बढ़ी है। 1950 में जो है सिर्फ 2717 हॉस्पिटल थे, 1991 तक आते आते 11,117 हॉस्पिटल हुए और 2000 तक आते आते 18,218 हॉस्पिटल हो गए। तो आप देख सकते हो कहाँ 2700 थे वो बढ़ करके 18,000 हो गए, और 2020 चल रहा है तो अभी तक तो आकर के लगभग 50,000 करीब में हो गए होंगे। एट द सेम टाइम जो है इंडिया में हर साल 5 लाख पीपल डाई फ्रॉम जो है ट्यूबरक्लोसिस, टीबी की बीमारी से जो है 5 लाख लोग हर साल मर रहे हैं। और ये जो नंबर जो है आज़ादी के बाद से अभी तक कम नहीं हुई है, वैसे की वैसे ही लगभग है, थोड़ा बहुत चलता है लेकिन ऑलमोस्ट सेम है। 2 मिलियन यानी कि 20 लाख लोग जो है मलेरिया से जो है ग्रसित होते हैं, और ये संख्या भी कम नहीं हो रही। तो एक और हॉस्पिटल इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं लेकिन बीमारियाँ भी जो है कंट्रोल में नहीं आई हैं। तीसरे डाटा पे आते हैं कि इंडिया जो है मेडिकल टूरिस्ट का गढ़ बन गया है। अब ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि है क्या कि आज के दौर में इंडिया में इलाज कराने के लिए अमेरिका से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से लोग आते हैं। अब कहोगे साहब ऐसा क्यों, उनके यहाँ तो हेल्थ फैसिलिटी बहुत अच्छी है। बट है क्या कि जिस ट्रीटमेंट की कॉस्ट जो है अमेरिका में बहुत ज़्यादा आती है, उस रेशियो में इंडिया में ट्रीटमेंट की कॉस्ट बहुत कम आती है। वजह क्या है, क्योंकि एक जो है डॉलर की जो वैल्यू है वो इंडियन करेंसी में 70 रुपीज़ के करीब में आती है। ठीक है, ये कम अधिक होता रहता है वैल्यू, तो लगभग 70 रुपीज़ के करीब में आती है। तो ऐसे केस में जिस ट्रीटमेंट का जो है खर्च वहाँ पे एक जो है $1,00,000 आता है, ठीक है, $1,00,000 आता है, तो इट मीन्स इंडियन करेंसी में 70 लाख रुपए आते हैं। तो वही ट्रीटमेंट अगर वो इंडिया में कराते हैं तो 30 लाख में काम हो जाता है। ठीक है, 30 लाख इंडियन रुपीज़, और उनका क्या था, 1 लाख बराबर 70 लाख इंडियन रुपीज़। ठीक है, 70 लाख रुपीज़। तो इसलिए आप लोग जो है इंडिया जो है में ट्रीटमेंट कराने आते हैं, और इंडिया में के जो हॉस्पिटल्स हैं कई सारे वो आज के दौर में वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी दे रहे हैं और यूरोप और अमेरिका की तुलना में काफ़ी कम चार्ज करते हैं। तो ऐसे केस में जो है दुनिया भर से जो मेडिकल टूरिज़्म इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ा है कि लोग इंडिया में इलाज कराने आ रहे हैं। तो ये एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि आज भी जो है हम लोगों को साफ़ पानी पीने को प्रोवाइड नहीं करा पाए। पानी जो कि एक बेसिक चीज़ है वो सभी लोगों को नहीं दे पाए। इंडिया में जो 21% कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं
वो पानी से होती है, जिसमें डायरिया, वॉर्म, हेपेटाइटिस, ये सारे के सारे जो है कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं और ये बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम इनको रोक नहीं पाए, ठीक है। कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती है? तो बेसिकली ये वो बीमारी होती है जो एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलती है, ठीक है। कोरोना भी अपने आप में एक तरह की कम्युनिकेबल डिजीज़ ही है, जो कि जो है इस 2020 में जो है काफ़ी बुरी तरह से फैला हुआ है, ठीक। तो एक और यहाँ पे जो है दुनिया भर से हमारे यहाँ इलाज कराने आ रहे हैं, दूसरा हम लोगों को बेसिक जो है पानी, साफ़ पानी ही नहीं दे पा रहे हैं, ठीक, जिससे कि इतनी बीमारियाँ हो रही हैं। इंडिया इज़ द 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड। आप जान करके आश्चर्य करोगे, 4th लार्जेस्ट लिखा है, अभी तो रैंक शायद 1st 2nd के आसपास आके रखी हुई है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो कंट्री दवा एक्सपोर्ट करती है ना, वो इंडिया है आज के डेट में। जेनरिक ड्रग ही होती है, अब लेटेस्ट बहुत हाई क्वालिटी की नहीं होती, लेकिन फिर भी नंबर्स के हिसाब से देखो तो इंडिया जो है दुनिया के सबसे बड़े ड्रग सप्लायर्स में से एक है, ठीक है। एट द सेम टाइम इंडिया में जो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको सफिशिएंट खाना नहीं मिल रहा और वो अंडर नरिश्ड रह जा रहे हैं। तो आपके सामने दो पिक्चर है, एक पिक्चर बड़ी गोल्डन है और दूसरी पिक्चर जो है बड़ी डार्क से सीन को दिखाती है। तो ये जो है भारत का एक जो है विरोधाभास है कि एक और चीज़ें बहुत अच्छी दिखती हैं, दूसरी ओर चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा बुरी है। नीचे कुछ और इन्फॉर्मेशन है कि इस तरह से बीमारी को जो ट्रीट करने के लिए हमको जो है एक सफिशिएंट जो है हेल्थ केयर फैसिलिटी चाहिए होती है। इसमें क्या कुछ आता है? तो हेल्थ सेंटर चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, लैब चाहिए टेस्टिंग के लिए, एम्बुलेंस चाहिए, ब्लड बैंक चाहिए और भी जो है जो टेस्ट सर्विसेज हैं वो सारी चीज़ें हमको चाहिए, ठीक है। इतनी चीज़ें जो है हर एक पेशेंट को मिलनी चाहिए कि अगर कोई बीमारी हो रही है तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए ताकि अच्छे से ट्रीटमेंट कर पाएँ। एडिशनली हमको जो है ढेर सारे हेल्थ वर्कर चाहिए, नर्सेज चाहिए, अच्छे डॉक्टर्स चाहिए और हेल्थ प्रोफेशनल चाहिए। आज के दौर में हर चीज़ के लिए स्पेशलिस्ट होता है कि साहब बोन का ट्रीटमेंट कराना है तो बोन स्पेशलिस्ट के पास चाहिए, न्यूरोलॉजी दिमाग की प्रॉब्लम है तो न्यूरोलॉजी वाले डिपार्टमेंट के पास चाहिए, दांत आइज़ की प्रॉब्लम है तो आई स्पेशलिस्ट के पास चाहिए। तो एक्सपर्ट्स की बात हो रही है ताकि हम बीमारी को अच्छे से डायग्नोस कर पाएँ और ट्रीटमेंट कर पाएँ। एडिशनली हमको खूब सारी मेडिसिन चाहिए, ढेर सारे जो है इक्विपमेंट चाहिए ताकि हम लोगों को अच्छे से ट्रीट कर पाएँ। तो इस तरह से जब हम हेल्थ फैसिलिटीज़ की बात करते हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। क्या कुछ है? तो हेल्थ सेंटर, हॉस्पिटल, लैब्स, एम्बुलेंस, ब्लड बैंक, डॉक्टर्स, नर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ये सारी चीज़ें सब मिला करके जो है हमारे हेल्थ स्ट्रक्चर को बनाती है। लेकिन हमने ये एक चीज़ देखी कि एक और हमारे पास जो है हॉस्पिटल की बहुत बड़ी चेन है, बहुत सारे हॉस्पिटल भरे पड़े हैं। एट द सेम टाइम जो है हमारे जो है हॉस्पिटल्स हैं उनके साथ उनकी मतलब मोस्ट ऑफ हॉस्पिटल जो है वो प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है। इस पे आगे देखेंगे, ठीक, कि इंडिया में बहुत हमने ये देखा इंडिया में बहुत सारे हॉस्पिटल तो हैं। अब ये हॉस्पिटल दो कैटेगरी के हैं, एक जिनको सरकार चला रही है, ठीक है, जिनको कहा जाता है पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम, सरकार चला रही है पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम, ठीक है, जिसमें जो है फ़ीस बहुत कम होती है, सरकार इन चीज़ों को मैनेज करती है और ये हर जगह अवेलेबल है। इस पर डिटेल में भी हम आगे जा कर के देखेंगे। दूसरा जो है प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम है, जो कि जो है अलग अलग बिजनेसमैन उन्होंने हॉस्पिटल खोल करके रखे हैं या डॉक्टर्स ने खोल करके रखे हैं, जहाँ पर लोग जो है ज़्यादा पैसे दे करके अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। द स्टोरी ऑफ हाकिम शेख। अब ये हाकिम शेख की कहानी क्या थी? तो हाकिम शेख बेसिकली पश्चिम बंगा खेत मजदूर समिति के जो है एक मेंबर थे, ठीक है। हाकिम शेख कौन है? तो पश्चिम बंगाल के जो है खेत मजदूर समिति के एक मेंबर हैं। 1992 में क्या होता है कि वो ट्रेन पे जा रहे थे और वहीं से गिर गए, उनको काफ़ी सीरियस कंडीशन हो गई, ठीक। उसके बाद जो है इमीडिएट वो कोलकाता में ट्रीटमेंट के लिए गए और सरकारी हॉस्पिटल ने मना कर दिया, कहा कि साहब हमारे पास बेड नहीं है। दूसरे हॉस्पिटल में गए तो वहाँ कहा कि साहब हमारे पास जो है कोई जो है स्पेशलाइज्ड डॉक्टर नहीं है, ठीक है। 14 घंटे के भीतर वो 8 अलग अलग सरकारी हॉस्पिटल में गए, बट कोई भी हॉस्पिटल उनको रेडी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था। अलग अलग सबके पास रीज़न थे, साहब बेड नहीं है, साहब आईसीयू वार्ड खाली नहीं है, डॉक्टर नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, सब ने उनको मना कर दिया। फाइनली मजबूरी में उनको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ा और जो है वहाँ पर ट्रीटमेंट हुआ और इस पर उनका खूब सारा पैसा खर्च हुआ। इससे नाराज़ होकर के उन्होंने क्या किया, कोर्ट में केस कर दिया सरकार के खिलाफ, ठीक है। केस का क्या रिज़ल्ट होता है ये हम आगे देखेंगे। कहानी क्या है? तो एक मज़दूर नेता है, ठीक है, उनका एक्सीडेंट होता है, सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराने जाते हैं और हॉस्पिटल मना कर देता है कि साहब हम इलाज नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास जो है बेड नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है या जो है इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। और इन्होंने प्राइवेट ट्रीटमेंट कराया और जो है सरकार पर केस ठोक दिया, ठीक है। अब एक छोटी सी कहानी आती है इंटरेस्टिंग सी कि अमन और रंजन दो दोस्त हैं जो कि जो है
आप कई दिनों बाद स्कूल मिलते हैं, ठीक है। अमन बेसिकली एक गरीब बैकग्राउंड से और जो रंजन है वो एक रिच बैकग्राउंड से, आप देख सकते हो कार खोल करके आ रहा है। तो दोनों काफ़ी दिन बाद मिले और फाइनली अब होता है कि दोस्त लोग मिलते हैं तो हालचाल शुरू होता है। तो पूछा कि यार कहाँ थे इतने दिन? बोला कि मुझे वायरल फीवर हुआ था और हम हॉस्पिटल गए थे। बोला ओ कमाल है यार, हॉस्पिटल तो हम भी गए थे। लेकिन अब चूँकि जो रंजन है वो थोड़ा रिच बैकग्राउंड का है, तो बोला कि मेरे पापा जो है वो हमको किंग्सवे के जो है एक बड़े हॉस्पिटल में लेके गए थे। बड़ा शानदार सा एक्सपीरियंस था। कहा कि जो बिल्डिंग थी वो बड़ा शानदार सा था, ऐसा लगता था जैसे किसी 5 स्टार होटल में गए हैं। पापा ने बताया ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल था। कहा कि डैडी ने इमीडिएट रिसेप्शन पे 500 रुपये दिए, 500, और कहा कि अभी तक तो हम लोग डॉक्टर से मिले भी नहीं थे, लेकिन रिसेप्शन पे उसने 500 रुपये ले लिए। और चारों ओर बढ़िया म्यूज़िक बज रहा था और हर चीज़ एकदम साफ़ सुथरा शानदार सा जो है दिख रहा था। कहा उसके बाद जो है फिर जैसे ही हम जो है डॉक्टर ने हमको कई सारे टेस्ट दिए, फिर फाइनली मैंने सारे टेस्ट करवा लिए। कहा कि हर कोई बहुत फ्रेंडली था, बहुत अच्छे से डील कर रहा था। यहाँ पर भी एक है कि बेटा कौन सा टीवी देखते हो, क्या कुछ करते हो। का टेस्ट करने के बाद जो है थोड़ी देर में टेस्ट हो गया। उसके बाद डॉक्टर से मिले, डॉक्टर ने हमसे बहुत अच्छे से बात किया। उसने बताया कि देखो ज़्यादा टेंशन मत लो, ये वायरल फीवर है। उसने ढेर सारी दवाएं और दी और कहा रेस्ट करो। यहाँ पर है कि देखो ये पीली वाली दवा दिन में 3 बार लेनी है, वाइट टैबलेट आपको सोने के टाइम लेनी है। तो कहा कि तुमको बॉडी का दर्द ख़त्म हो जाएगा। कहा यह सिरप, इसके लिए परेशान मत हो, बहुत टेस्टी है। तो कहा कि जो है इस तरह से ढेर सारे टेस्ट करके और बहुत प्यार से डील करके फाइनली जो है इसका ट्रीटमेंट हो गया। कहा कि जो है थैंक यू डॉक्टर, आई फील बेटर। कहा कि जब चूँकि सारा साफ़ सुथरा था, अच्छे से मेंटेन किया हुआ था और डॉक्टर ने अच्छे से ट्रीट किया, तो फाइनली इसको बड़ा अच्छा सा फील हुआ। अब इसने पूछा यार तुम्हारे साथ कैसा हुआ, बीमार तो तुम भी थे, तुम्हारा हॉस्पिटल कैसा था? तो बोला कि मेरा हॉस्पिटल उतना अच्छा नहीं था। अब जो है अमन बता रहा है, कहा मेरा हॉस्पिटल उतना अच्छा नहीं था, मेरे अब्बा जो है हमको सरकारी हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। कहा कि सरकारी हॉस्पिटल में क्या था, वो एक बहुत बड़ा सरकारी हॉस्पिटल था जहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हम लोग ओपीडी में गए, आउटर पेशेंट जो है काउंटर होता है, ठीक है, तो वहाँ पर गए और वहाँ पर बहुत लंबी लाइन में थे। कहा हम बहुत बीमार थे, हमसे बैठा भी नहीं जा रहा था और अब्बा हमको गोद में लिए हुए थे, ठीक है, क्योंकि बिठा नहीं सकते, लाइन बहुत लंबी थी। तो कहा कि जब हमारा नंबर आया तो डॉक्टर जो है बड़े खीजे ढंग से हमसे डील किया। कहा कि जैसे ही देखा उसने बोला कि एक काम करो, ये ब्लड टेस्ट करवा लो। कहा सिर्फ एक ही टेस्ट करना था, ब्लड टेस्ट, लेकिन उसके लिए फिर से हमको लंबी लाइन में लगना पड़ा। और जो टेस्टिंग रूम था वो भी बहुत दूर था, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। कहा कि टेस्ट का रिजल्ट आने में हमको 3 दिन लग गए। फिर हम लोग जो है जब गए तो डॉक्टर ही बदल गया था, वहाँ दूसरा डॉक्टर था। जो डॉक्टर था उसने बोला कि ठीक है अपना कार्ड दिखाओ और जल्दी जल्दी जो है रिजल्ट बताओ क्या हुआ है। वजह क्या है कि पेशेंट चूँकि बहुत ज़्यादा होते हैं तो डॉक्टर्स के पास इतना टाइम नहीं होता। बोला जल्दी जल्दी दिखाओ क्या क्या हुआ है तुमको। फाइनली उसने कहा कि देखो परेशान नहीं हो, सिर्फ वायरल फीवर है, एक गोली एक जो है एक ही दवा दे रही हूँ, इसको सुबह शाम खा लेना, ठीक हो जाएगा। तो एक और जो है आप देखोगे कि अमन का एक्सपीरियंस जो है बहुत ज़्यादा जो अच्छा नहीं था। हॉस्पिटल थोड़ा सा बहुत क्राउडी था, थोड़ा सा प्रॉब्लम था, टाइम टेकिंग था, ठीक है। दूसरी ओर जो रंजन है वो बड़े हाई फाई हॉस्पिटल में है। फाइनली एक कंक्लूडिंग लाइन आती है, कहा कि मेरे हॉस्पिटल तो बहुत शानदार था, लेकिन उसने बहुत सारी दवाएं लिखी, बहुत सारे टेस्ट लिखवाए और सब मिला के मेरा 3,500 रुपये खर्चा आया, 3,500 का खर्चा आया। दूसरी ओर ये सोचता अरे बाप रे, मेरा तो सिर्फ 150 में ही काम चला गया। मतलब जो रंजन था वो सोचता है, अमन सॉरी, कि यार मेरा ट्रीटमेंट तो 150 में ही हो गया। तो कुल मिला के कहानी क्या है, अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, ठीक है, तो आप महंगे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए, नहीं तो सरकारी हॉस्पिटल हैं जो आपके बहुत सस्ते में जो है आपका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये 150 लिखा है, एक्चुअल में इतना भी नहीं होता। मोस्ट ऑफ जो सरकारी हॉस्पिटल हैं उनकी जो फ़ी होती है वो 1 रुपये होती है। जैसे मैं अपने यूपी की बताता हूँ, तो वहाँ पर अगर आप सरकारी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट जाते हो तो 1 रुपये की पर्ची कटती है, सिर्फ 1 रुपये आपको देना होता है। एडिशनली देश का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है एम्स, उसकी जो रसीद कटती है वो भी सिर्फ 10 रुपये की होती है। तो देश के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल की फ़ीस भी जो है सिर्फ 10 रुपये है, ठीक है, और अंदर जो है सारी दवाएं भी ऑलमोस्ट लगभग फ्री ही होती हैं। खैर, अब इस कहानी के द्वारा हमने क्या जाना, हमने ये देखा कि हेल्थ केयर फैसिलिटी जो है 2 तरह की होती है, एक हो गई पब्लिक, दूसरी हो गई प्राइवेट। पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज क्या हैं, तो बेसिकली ये वो हेल्थ सर्विसेज हैं जिनको सरकार चलाती है, ठीक है। प्राइवेट हॉस्पिटल जो कि निजी जो है, जो इंडिविजुअल्स चलाते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है इसको देखने की कोशिश करेंगे कि पब्लिक हेल्थ सर्विसेज जो है ये एक हॉस्पिटल्स की चेन है, ठीक है, बहुत सारे हेल्थ सेंटर और हॉस्पिटल इसमें चलते हैं। अगेन चलाता कौन है, गवर्नमेंट, ठीक। ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और हर इलाके में, रूरल एरिया में भी हैं, अर्बन एरिया में भी हैं।
और ये हर तरह का ट्रीटमेंट देते हैं, छोटी से छोटी बीमारी से लेकर के बहुत बड़ी बीमारी। छोटी बीमारी छोटे हॉस्पिटल में डील होती है, बड़ी बीमारी हो तो वो एम्स और ऐसे जो है मेडिकल कॉलेज में उनको हैंडल किया जाता है। कहा कि जो भी विलेज एरिया हैं, जो छोटे छोटे इलाके हैं, वहाँ पर जो है हेल्थ सेंटर्स होते हैं जिनको कहा जाता है PHC। ठीक है, वहाँ पर कौन कौन होते हैं? तो बेसिकली एक डॉक्टर होगा, एक नर्सेज होगी और कुछ हेल्थ वर्कर्स होंगे। PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर ये हर गांव में होता है। ठीक है, एडिशनली हर डिस्ट्रिक्ट में जो है एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है जहाँ पर जो है फैसिलिटी कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। कई सारे टेस्ट की फैसिलिटी होगी, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होंगे। ये दोनों जो है हम सरकारी हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं। अगेन जो लार्ज सिटीज़ हैं, जो बड़े शहर होते हैं, उसके अंदर कई सारे हॉस्पिटल होते हैं। जैसे आपको हाकिम शेख का याद होगा कि कलकत्ता में वो 8 सरकारी हॉस्पिटल तक घूमता है। ऐसे ही आप दिल्ली में जाओगे तो दिल्ली में भी जो है मतलब जो दसियों हॉस्पिटल हैं जो कि सरकार रन करती है और काफ़ी सारी जो है चीज़ें वहाँ अवेलेबल होती हैं। ये हो गई सरकारी हॉस्पिटल। ठीक है, इनको पब्लिक हॉस्पिटल क्यों कहते हैं? एक सवाल आता है, ये आपके एग्ज़ाम का एक क्वेश्चन भी है, पब्लिक हॉस्पिटल क्यों कहते हैं? कई रीज़न है। पहली चीज़ क्या है, ये पब्लिक के पैसे से बनती है। ठीक है, जनता जो टैक्स देती है उसी टैक्स से जो है इस हॉस्पिटल को बनाया जाता है, तो पब्लिक का हॉस्पिटल है। सेकेंड थिंग, ये जो ट्रीटमेंट देते हैं ये सभी पब्लिक को देते हैं। मीन्स कोई अमीर गरीब का भेदभाव नहीं है, आपका जो है कि आप यूपी वाले हो, महाराष्ट्र वाले हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ये सारे के सारे पब्लिक को ट्रीटमेंट देते हैं। दैट्स वाई दिस इज़ द सेकंड रीज़न कि इसको पब्लिक हॉस्पिटल करते हैं। ठीक है, तीसरा जो रीज़न है ये पब्लिक वेलफेयर के लिए है। ये पैसे कमाने के लिए इन हॉस्पिटल्स को नहीं बनाया गया। यही वजह है कि सरकारी हॉस्पिटल में फ़ीस जो है बहुत कम होती है। इवन कि आप बड़े से बड़ा ट्रीटमेंट करा लो, वो या तो जो है फ्री में होगा या बहुत ही जो है नाम मात्र के पैसे उसमें लगते हैं। तो ये हो गया सरकारी हॉस्पिटल या फिर पब्लिक हॉस्पिटल। ठीक है, आपको कॉस्ट लो होती है। अच्छा, क्योंकि इनको प्रॉफिट कमाना नहीं है तो फालतू के टेस्ट नहीं लिखेंगे, फालतू के मेडिसिन नहीं लिखेंगे, और जो मेडिसिन लिखेंगे वो सस्ते रेट वाले लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि जो है वो 100 रुपए की एक गोली लिख देंगे। वो ऐसे दवाएं लिखेंगे जो इसलिए आदमी खरीद पाए, अफोर्ड कर पाए। ठीक है, एडिशनली जो सरकार पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है उनके पास कुछ और काम भी होते हैं। जैसे अलग अलग इलाकों में अलग अलग बीमारियां फैलती है, जैसे TB, जॉन्डिस, मलेरिया, कॉलरा, ये सब जो है डिजीज़ हैं, चिकनगुनिया। तो ये सारी बीमारियों को रोकने के लिए जो है सरकार जो है लोगों के साथ मिल करके जो है कुछ क्या अवेयरनेस कैंपेन चलाती है। ठीक है, जगह जगह जो है दीवारों पे बैनर्स लिखे जाते हैं, लोगों को अवेयर किया जाता है कि साहब कहीं गंदगी पानी जमा मत होने दीजिए, पानी जमा होगा तो उसमें मिट्टी का तेल डाल दीजिए ताकि जो है अगर कोई मच्छर पनप रहा है वो सारे मर जाएंगे। साफ़ सफाई का जो जिम्मा इनका होता है, तो ये सारा काम जो है सरकार करती है। ठीक है, और ये भी जो है पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटी के अंडर आता है। ठीक, अब जो है एक हाकिम शेख की कहानी में बैक आते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है आर्टिकल जो है 21 के तहत ये कहता है कि हर एक को ज़िंदा रहने का हक है। आर्टिकल 21, ठीक, यह है राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ ये कहता है हर एक को ज़िंदा रहने का हक है। लेकिन ज़िंदा कब रहेंगे? जब हमको अच्छी मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी। सीधी सी बात है, अगर हम बीमार हैं, हमको चोट लगी है और ट्रीटमेंट नहीं होगा तो मर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वो हमको जो है मेडिकल फैसिलिटी दे ले। और अगर जो है हमको अच्छी हेल्थ फैसिलिटी नहीं दे पा रही है सरकार, तो इट मीन्स कि इनडायरेक्टली वो हमारे जान लेने की कोशिश कर रही है। इट मीन्स कि वो हमारे राइट टू लाइफ का उल्लंघन कर रही है। तो फाइनली जो है कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि जो है आप हर एक आदमी को ज़िंदा रहने का हक है, और ज़िंदा तभी रहेगा जब उसको जो है प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट मिलेगी। तो इसलिए कोर्ट जो है सरकार को ऑर्डर देती है कि उसके इलाज का जितना भी खर्च है, हाकिम शेख का जितना भी इलाज है का जो भी खर्च हुआ है, वो सारा खर्च जो है गवर्नमेंट बियर करेगी, वो उसको कंपनसेट करेगी। नंबर 1 थिंग। सेकंड थिंग, उसने ये कहा कि राइट टू हेल्थ इज़ अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। कहा कि अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो आदमी बीमार पड़ेगा तो आदमी मर जा सकता है। तो इसलिए राइट टू हेल्थ इज़ अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। किस केस में मिला? हाकिम शेख वर्सेस पश्चिम बंगाल स्टेट। ठीक है, अब आते हैं प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ पे। प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ क्या है? तो ये वो हॉस्पिटल हैं जो निजी प्रॉफिट के लिए चलाते हैं। कई अलग अलग डॉक्टर्स चलाते हैं, बिजनेसमैन हैं, उन्होंने डॉक्टर्स को अपॉइंट किया हुआ है, तो उनका खुद का क्लिनिक होता है।
ठीक है। कई के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पर वो ट्रीटमेंट करते हैं। रूरल एरिया में कुछ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं, आरएमपी बोलते हैं। सरकार ने कुछ लोगों को छोटी सी ट्रेनिंग दे करके जो है छोटी मोटी बीमारियों का इलाज करने की परमिशन दी हुई है। दे वर कॉल्ड आरएमपी, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। शहरों में जो है कई सारे डॉक्टर्स होते हैं, कुछ जो है स्पेशलाइज्ड होते हैं, जैसा कि बताया था आई स्पेशलिस्ट, दांतों के स्पेशलिस्ट हैं, तो क्या है बोन स्पेशलिस्ट हैं, तो ये स्पेशलिस्ट होते हैं। इनके पास खुद के नर्सिंग होम होते हैं, खुद का हॉस्पिटल होता है, खुद के इनके पास लैब्स होते हैं, सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। अब क्योंकि जो है ये समाज सेवा करने नहीं बैठे हैं तो ये बहुत ज़्यादा जो है प्रॉफिट चार्ज करते हैं, ठीक है। तो इन पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है और इस कारण यहाँ पर जो है कई बार अननेसेसरी दवाएँ और दूसरी चीज़ें होती है, ठीक है। कई बार जो है बहुत सारे टेस्ट लिख देंगे ताकि, क्योंकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने हैं, ठीक। तो यहाँ पर जो है एक पिक्चर दिया हुआ है प्राइवेट हॉस्पिटल का। तो एक बार जो है फिर से जो है पब्लिक और प्राइवेट के हॉस्पिटल के डिफरेंस को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पब्लिक हेल्थ सर्विसेज सरकार चलाती है, प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज इंडिविजुअल्स चलाते हैं। यहाँ पर जो है फ़ीस बहुत कम होगी, यहाँ पर फ़ीस बहुत ज़्यादा होगी। ये हर जगह अवेलेबल हैं, ये मोस्ट ऑफ शहरों में अवेलेबल हैं। यहाँ पर फालतू के टेस्ट और मेडिसिन नहीं दिए जाएंगे। प्राइवेट हॉस्पिटल में इस बात के पूरे चांस होते हैं कि वो अननेसेसरी टेस्ट और मेडिसिन लिखेंगे क्योंकि उनको पैसे कमाने हैं, ठीक है। ये जो है पब्लिक वेलफेयर के लिए चलाए जाते हैं, ये प्रॉफिट के लिए चलाए जाते हैं, ठीक है। चूँकि सस्ते हैं तो भीड़ स्वाभाविक है ज़्यादा होगी। प्राइवेट हॉस्पिटल महंगे होते हैं इसलिए यहाँ क्राउड कम होता है, ठीक है। अब बुक की पिक्चर बहुत ज़्यादा साफ़ नहीं है, थोड़ा सा जो है हम देख लेते हैं। ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स के पिक्चर्स हैं, आप देख सकते हो। डॉक्टर्स जो है प्रॉपर इक्विप्ड हैं, कितना साफ़ सुथरा जो है मेंटेन हॉस्पिटल आपको यहाँ पर दिख सकता है। एट द सेम टाइम ये सरकारी हॉस्पिटल है, आप देख सकते हो किस हद तक क्राउडेड, कितनी लंबी लंबी लाइन आपको दिख रही है। हालांकि आज के दौर में सरकारी हॉस्पिटल भी धीरे धीरे बेहतर हो रहे हैं, बट ये पुराने दौर की पिक्चर्स हैं और खासकर जो है इंटीरियर इलाकों के हॉस्पिटल्स की पिक्चर्स हैं, ठीक है। हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी। अब आप एक जानते हो कि हेल्थ जो है बहुत ज़रूरी चीज़ है। सीधी सी बात है, कोई भी आदमी बीमार होना नहीं चाहता और हर आदमी चाहता है कि हम अच्छे से हेल्दी रहें, अपना काम अच्छे से करें, ठीक है, स्वस्थ रहें। तो क्या सबको जो है इक्वल हेल्थ फैसिलिटी मिलती है इंडिया में? आइए देखने की कोशिश करते हैं। कोर्ट ने जो हाकिम शेख केस में ये तो कह दिया कि राइट टू हेल्थ सभी का अधिकार है, पर क्या सभी लोगों को मिल पाता है? हाँ, जवाब जो है पूरी तरह से हाँ में नहीं है। सही कहूँ तो जो है जवाब ना ही है। वजह क्या है कि जो लोग रिच हैं उनको टेंशन नहीं है, वो अच्छे लोकेशन पे हैं, शहरों में जब ज़रूरत पड़ेगी कार उठाएंगे, किसी बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे और आराम से अपना ट्रीटमेंट करवा लेंगे, ठीक है। उनको पैसे की भी टेंशन नहीं है। लेकिन जो मोस्ट ऑफ लोग हैं जो बेहद गरीब हैं वो कैसे मैनेज करेंगे? वजह क्या है? प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत महंगे, दवाएं महंगी होती है और कई बार तो ऐसा होता है कि इन प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराने के चक्कर में उनको काफ़ी सारा लोन लेना पड़ जाता है, ठीक है। कई बार प्राइवेट हॉस्पिटल जो है उल्टे सीधे हरकतों में लग जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है तो कई बार जो है वो सस्ती क्वालिटी का सामान लगा देंगे और उनको पता होगा कि ये जो है 10 रुपये की दवा से बीमारी ठीक हो सकती है, तब भी वो 100 रुपये की दवा देंगे। अननेसेसरी टेस्ट करवा लेंगे, तो अननेसेसरी मेडिसिन, इंजेक्शन, सलाइन की बोतल चढ़ाते रहेंगे। 2 दिन में बीमारी ठीक हो सकती है, 5 दिन हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया। तो इस तरह की गड़बड़ियों में प्राइवेट हॉस्पिटल्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। एक और चीज़, एक आंकड़ा आता है कि इंडिया की सिर्फ 20% पॉपुलेशन ही ऐसी है जो कि इस प्राइवेट मेडिसिन को जो है, प्राइवेट हॉस्पिटैलिटी को जो है बियर कर सकती है। उनके पास इतना पैसा नहीं है। अगेन एक छोटा सा पिक्चर दिख रहा है जिसमें जो आप देख सकते हो एक सरकारी गाड़ी है जो कि जो है मलेरिया की बीमारी को ठीक करने के लिए जो है जगह जगह घूम रही है और जो है लोगों को दवाएँ दे रही है। तो सरकार जो है ये काम भी करती है। एक और पिक्चर दिख रहा है कि एक प्रेग्नेंट लेडी है और वो जो उसका हस्बैंड साइकिल से जा रहा है, चूँकि साइकिल पर ठीक से बैठ नहीं सकती तो इसलिए कई किलोमीटर दूर तक जो है वो पैदल जाएगी ताकि एक डॉक्टर से मिल पाए। सोच के देखो, प्रेगनेंसी होती है तो एक लेडी के लिए लाइफ वैसे ही मुश्किल हो जाती है। अब कई किलोमीटर दूर जो है ये डॉक्टर से कैसे मिलेगी और उसको कितना जो है सफ़र करना पड़ेगा। एक स्टडी बताती है कि लगभग 40% लोग जो है इंडिया में वो ऐसे हैं जो कि जब हॉस्पिटल एडमिट हुए तो उसका खर्च इतना ज़्यादा आया कि उसके लिए या तो उनको पैसे उधार लेने पड़े या फिर कुछ ना कुछ चीज़ें बेचनी पड़ी, मतलब ज्वेलरी बेची, ज़मीनें बेची, अपने घर के जानवर बेचे। तो इंडिया में हालात इतने बुरे हैं और इसलिए सरकार के लिए बहुत ज़रूरी है कि वह जो है गवर्नमेंट मेडिकल फैसिलिटी को और ज़्यादा इम्प्रूव करे।
स्पेशली जो लोग गरीब हैं उनके लिए बीमारी और ज़्यादा मुश्किल कर देती है, क्योंकि जैसे ही बीमार पड़ेंगे कोई काम नहीं करेंगे तो सोर्स ऑफ इनकम ख़त्म हो जाएगा। दूसरा, ट्रीटमेंट पे बहुत ज़्यादा खर्च होने लगता है, तो इससे उनकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तीसरी जो प्रॉब्लम है, उनको सफिशिएंट खाना नहीं मिलता तो अंडर नरिश रह जाते हैं, तो बीमार होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगेन, चूँकि जिन इलाकों में है वहाँ पर साफ़ पानी नहीं है, अच्छे घर नहीं है, ठीक है, खाना वो लकड़ी बना रहे हैं, आसपास का एनवायरनमेंट बड़ा पॉल्यूटेड होता है, तो इन सब चीज़, गंदे नाले आसपास बह रहे होते हैं, तो इन सब चीज़ों से उनके बीमार पड़ने की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाती है और सिचुएशन जो है और ज़्यादा ख़राब होती है, स्पेशली जब आप पुअर इलाकों में हो या खुद पुअर हो। कई बार बीमारी इसलिए भी नहीं होती कि लोगों के पास पैसा नहीं है, कई बार जानबूझ करके भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। जैसे कई बार लोग क्या करते हैं, घरों जो खासकर जो पुअर फैमिलीज़ में क्या होता है, घर की महिलाओं का जानबूझ के ट्रीटमेंट नहीं होता। वो ये सोचते हैं कि साहब जो महिलाएं हैं, अब इनकी बीमारी पे इतना पैसा क्यों खर्च किया जाए, ठीक है, या घर की जो गर्ल चाइल्ड है उनके ट्रीटमेंट पे अच्छे से खर्च नहीं करते, ठीक है। उनको लगता है कि जो है जो पुरुष हैं उनकी हेल्थ ठीक रखना ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि वो पैसे कमा सकता है। जो महिलाएं हैं वो जो है इतना पैसा कमाती नहीं है, तो उनका हेल्थ जो है इग्नोर किया जा सकता है, तो ये भी एक बड़ा इशू है। कई ट्राइबल इलाके हैं जहाँ पर हॉस्पिटल ही नहीं है, वो इतने रिमोट एरिया में रह रहे हैं, ऐसे घने जंगलों में रह रहे हैं या ऐसे इलाकों में रह रहे हैं जहाँ हॉस्पिटल ही नहीं है, तो ऐसे केस में जो है उनका ट्रीटमेंट भी मुश्किल हो जाता है। व्हाट कैन बी डन? तो इस तरह से हमने देखा कि इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी नहीं है। तो इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर जो है 2 एग्जाम्पल हैं, द केरला एक्सपीरियंसेस। तो पहले देखते हैं केरला है कहाँ पे, ठीक है। तो एक बार जो है हम केरल को देखने की कोशिश करते हैं। तो ये साउथ इंडिया में सबसे नीचे की ओर जो आप देखोगे तो ये हमारा केरला हो गया, ठीक है। बगल में तमिलनाडु, ऊपर कर्नाटका, और जो है यहाँ पर समंदर के किनारे जो है ये हो गया केरला। इसके पहले बंगाल की हमने बात की थी, तो ये हो गया हमारा वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल, जहाँ पर जो है हाकिम शेख की कहानी डेवलप हुई थी, ठीक। अब केरला ने क्या किया, आइए देखते हैं। केरला ने क्या किया, केरला की जो गवर्नमेंट थी उसने 1996 में एक डिसीजन लिया। उसने कहा कि जो गवर्नमेंट है उसका जो 40% बजट है, जितना ही पैसा सरकार के पास होता है वो सीधे हम पंचायत को दे देंगे, ठीक है। जितना भी सरकार का बजट है उसका 40% उसने सीधे पंचायतों को दे दिया। कहा कि ये पैसे लो और तुमको जहाँ ज़रूरत लगे वहाँ खर्चा करो। बहुत बड़ी बात थी कि अब वो प्लान जो है कैपिटल लेवल पर डिसाइड नहीं कर रहे, गाँव को दे दिया कि तुम देखो कि तुम्हारे पैसे कहाँ खर्च करने। इसका असर ये हुआ कि गांव के लोगों ने, चूँकि आप जिस एरिया में रह रहे हो अपने एरिया की प्रॉब्लम को आप बेहतर समझते हो, दिल्ली में बैठा व्यक्ति जो है वो आपको बेहतर नहीं समझ सकता, ठीक है। या फिर जो है त्रिवेंद्रम जो कि केरला की कैपिटल है, वहाँ बैठा बंदा जो है गांव की प्रॉब्लम नहीं समझ सकता, इसीलिए पैसा डायरेक्ट उसने गांव को दिया। तो उन लोगों ने क्या किया, ये पैसा जो है वाटर, फूड, वुमेन डेवलपमेंट और एजुकेशन पे खर्च किया, ठीक है। उन्होंने जो है ये इंश्योर किया कि वाटर की सप्लाई जो है अच्छे से रहे, अच्छे स्कूल बने, आंगनवाड़ी जो है अच्छे तरीके से काम करे, जहाँ पर छोटे बच्चों की केयर होती है आंगनवाड़ी, ठीक है। उन्होंने जो है हेल्थ सेंटर्स को इम्प्रूव किया, ठीक है, आसपास साफ़ सफाई की प्रॉब्लम को ठीक किया, और इसका असर ये हुआ कि वहाँ पर जो बीमारी की कंडीशन थी काफ़ी कम हो गई। काफ़ी हद तक जो मेडिकल इश्यूज़ थे वो काफ़ी ख़त्म हो गए। छोटी मोटी इश्यूज़ हैं, जैसे कि मेडिसिन की थोड़ी बहुत कमी है, हॉस्पिटल्स में बेड थोड़े कम पड़ रहे हैं, डॉक्टर्स कम हैं, बट फिर भी काफ़ी हद तक जो है चीज़ें वहाँ बेहतर हैं। हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है वहाँ काफ़ी इम्प्रूव है। इवन कि हम जब कोरोना के पीरियड में हम हैं, तो इंडिया में सबसे पहला जो कोरोना का केस मिला था वो इसी केरला में मिला था। एट द सेम टाइम आप देखोगे कि इंडिया में जो स्टेट सबसे अच्छे से जो है अब इस बीमारी को मैनेज किया है वो ये केरला ही है। बाकी सारे स्टेट्स में कोरोना कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, बट केरला में जो है कोरोना जो है बहुत अच्छे से मैनेज हुआ, ठीक है। अब एक दूसरी कंडीशन में आते हैं, कोस्टा रिका अप्रोच, ठीक है। अब ये कोस्टा रिका कहाँ पे है, आइए देखने की कोशिश करते हैं कोस्टा रिका कहाँ पे है। तो ये हो गया हमारा वर्ल्ड मैप, सॉरी ये तो पहले ये दिखा दिया, ये हमारा वर्ल्ड मैप, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के बीच का हिस्सा, यहीं पर कोस्टा रिका है, ठीक है। शायद ये बेहतर तरीके से नहीं समझ में आए, ये आपका नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका दोनों के बीच में है, ठीक। आइए थोड़ा पास से देखते हैं तो हमें समझ में आएगा, ठीक। ये जो है यही नॉर्थ साउथ अमेरिका का जॉइंट है, और यहाँ पर एक छोटा सा कंट्री, बहुत छोटा सा कंट्री है कोस्टा रिका, ठीक है। अब कोस्टा रिका ने क्या किया,
कोस्टा रिका जो है इसने डिसाइड किया कि साहब हम कोई आर्मी रखेंगे ही नहीं। आप देखोगे किसी भी देश का जो बजट है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, कई बार 25% तक जो है वो उस देश की फ़ौज पे खर्चा हो जाता है। आप ऐसे देखो, इस समय इंडिया में राफेल जो है प्लेन लाने की बात हो रही है। एक प्लेन का खर्च है 1500 करोड़ रुपए, 1500 करोड़, ठीक है। और आप देखोगे, अगर आप अपने जो है केवी का ही आप बजट देखो तो एक स्कूल केवी का जो बजट होता है वो नॉर्मली एक साल का जो है 2 करोड़ होता है। मतलब कि अगर हम एक केवी ही उठा लें तो हम 750 साल तक जो है हम जो है एक केवी को बिना फीस लिए हम चला सकते हैं। ऐसे ही सोचो, एक राफेल प्लेन की कीमत में हम कितने सारे जो है हॉस्पिटल बना सकते हैं और कितना कुछ काम कर सकते हैं। तो कोस्टा रिका ने साफ साफ डिसाइड किया कि साहब हमको कोई आर्मी रखनी ही नहीं रखनी है। उन्होंने सीधा सीधा अमेरिकन गवर्नमेंट से डील कर ली कि आप हमारे सिक्योरिटी की गारंटी लीजिए, हम अपनी आर्मी नहीं रखेंगे, आप अपनी फ़ौज हमारे यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। और जो है जो पैसा उनका बचा वो सारा पैसा जो है उन्होंने लोगों की कॉमन ज़रूरतों पे खर्च किया, मतलब हेल्थ पे, एजुकेशन पे, साफ़ सफाई पे, इन सब चीज़ों पर उन्होंने खर्च किया। इसका असर ये हुआ कि लोगों की लाइफस्टाइल बेहतर हुई, लोगों को साफ़ पानी पीने को मिलने लगा, लोगों को सैनिटेशन की व्यवस्था बेहतर हुई, अच्छे घर मिले, न्यूट्रिशन मिलने लगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे सामने दो अप्रोच आते हैं। एक और केरला का अप्रोच आता है जिसने अपने बजट का 40% हिस्सा जो है पंचायतों को दिया, और कोस्टा रिका जिसने कहा कि हम आर्मी रखेंगे ही नहीं और अपना सारा बजट जो है उसने जो है इस पे खर्च कर दिया, मतलब जो है हेल्थ और सैनिटेशन पे खर्च कर दिया। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि इंडिया के लिए कौन सा अप्रोच सही है। याद रखिए, कोस्टा रिका बहुत छोटा सा देश है, आसपास के दो कंट्री से बहुत सारा इनका झगड़ा नहीं है। तो ऐसे केस, और दूसरा क्या, इन्होंने अमेरिका से समर्थन ले लिया, कहा कि आप अपनी फ़ौज हमारे कंट्री में रख सकते हो, ठीक है, लेकिन आपको हमारे कंट्री के सुरक्षा की गारंटी देनी पड़ेगी। इंडिया के लिए कौन सा अप्रोच सही है? क्या हमें कोस्टा रिका की तरह आर्मी ख़त्म कर देनी चाहिए, या फिर जो है हमारे लिए आर्मी ज़रूरी है और हमें केरला का अप्रोच अपनाना चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, इससे पता चलेगा कि आप चैप्टर को कितने अच्छे से समझ रहे हैं। याद रखिएगा, कोई भी जवाब सही या गलत नहीं है, हर जवाब अपने आप में यूनिक है। तो प्लीज़ जवाब ज़रूर दीजिएगा कि हमें जो है कोस्टा रिका का अप्रोच फॉलो करना चाहिए नहीं, या नहीं करना चाहिए। और याद रखिए, आप जो भी आप जवाब देंगे उसके पीछे रीज़न ज़रूर दीजिएगा कि हमें जो है आर्मी रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, ठीक है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।